नमस्कार, मैं शानी आनंद, आप देख रहे हैं समय टीवी 24। हम इस वक्त हैं एक 35 साल पुरानी रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस में, ख्वाजा डेवलपर्स में, और हमारे साथ हैं इस कंपनी के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नावेद अहमद जी। तो आइए हम जानते हैं इनकी कंपनी के बारे में, इनके इस सफ़र के बारे में और कैसे ये यहाँ तक पहुँचे, कैसे इन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी को 35 साल तक रन किया, और कुछ इनके इतिहास के बारे में, और क्या इनके आगे के प्लान्स हैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ और देश के बारे में। तो आइए हम इसे एक रूबरू होते हैं, इनसे एक मुखातिब होते हैं कि आगे इनके क्या प्लान्स हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, ये बताएं कि आपका जो ये आपने कंपनी खड़ी की है, तो इसका कंपनी बनाने का आपका उद्देश्य क्या था आपका पूरा? मैडम, ये कंपनी ख्वाजा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड मेरे फादर लेट शफीक अहमद ने स्टार्ट करी थी 1983 में। और ये जो आपका पुराना लखनऊ है, कैंपल रोड, बालागंज, यहाँ से इसकी स्टार्ट हुई थी। और यहाँ से हमने अपना रियल एस्टेट डेवलपमेंट शुरू किया था। विज़न ये था कि हर किसी के पास में घर हो, हर किसी के पास थोड़ी सी ज़मीन हो जिस पे वो अपना घर बना सके। अगर वो नगद नहीं ख़रीद सकता है तो हम 1990 से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसमें लोग आसानी से मासिक किश्तों पे ज़मीन को ख़रीद सकते हैं। और ये यूएसपी हमारी शुरुआत से रही है कि हम जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन या फिर जो पोजीशन है वो उसको इमीडिएट दे देते हैं कि एक ऐसा इंसान जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, पूरा पैसा एक साथ नहीं दे सकता है, वो आसान मासिक किश्तों में हमको पैसे दे के ज़मीन अपनी ले ले, प्लस पोजीशन हमसे तुरंत ले ले। वो जिस भी तरह से उस ज़मीन पर रह सकता है, चाहे वो छोटे से छोटा तरीका ही क्यों ना हो रहने का, एटलीस्ट एक व्यवसाय ऐसा बन जाए, एक रहने का उसका आशियाना ऐसा बन जाए जहाँ वो सुकून से आराम से अपने घर में रह सकता है, इंस्टेड कि वो रोड पे सोए, इंस्टेड कि वो फुटपाथ पे सोए। हम बहुत सारे ऐसे ठेले वालों को देखते हैं, हम बहुत सारे ऐसे रिक्शे वालों को देखते हैं जो रात में फुटपाथ पे ही अपना ठेला लगा लेते हैं या फुटपाथ पे ही अपना रिक्शा लगा लेते हैं और शायद वहीं सो जाते हैं। और इनफैक्ट हमने न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे हादसे देखे हैं इन्हीं लोगों के साथ में जो हो जाते हैं। दिन भर ये बेचारे काम करते हैं और शायद रात में इनको एक ऐसे हादसे से गुजरना पड़ता है जिसमें इनकी ज़िंदगी चली जाती है। तो विज़न ये था कि उन हादसों को हम बचाएं और एक ऐसा कैटेगरी, एक ऐसा तबका जो सोचता है कि ज़मीन लेना उसके बस में नहीं है, उनको लाके अच्छे से अच्छी ज़मीन दे सकें, एक अच्छी सोसाइटी में सम्मानित रूप से उनको बसा सकें। यही इस कंपनी का विज़न 1983 में मेरे फादर ने सेट किया था। ईयर 2000 से इस मिशन को हम उनके बच्चे चला रहे हैं। हम 3 डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी में। मैं एक डायरेक्टर हूँ, मेरे बड़े भाई उबैद अहमद एक डायरेक्टर हैं और हमारे सबसे बड़े भाई जावेद अहमद एक डायरेक्टर हैं। हम 3 डायरेक्टर्स इस कंपनी को वही विज़न के साथ में आज भी चला रहे हैं कि एक ऐसा सोसाइटी हम बनाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को बसा सकें। सर, पहले जब आपने बताया कि 1983 में ये कंपनी आपके जो लेट फादर उन्होंने स्टार्ट की थी, तो जब आपने पहले इसको, जब आपके पिताजी ने पहले जब इसको स्टार्ट किया था, तो उस वक्त जो ज़मीनें थी उनका क्या, मतलब उन्होंने ज़मीनें कैसे एक्वायर की थी? और मैंने आपके मैनेजर से भी बात की थी तो उन्होंने बताया कि आपके जो फादर थे वो शायद पहले गरीबों को ऐसे भी ज़मीनें दे दिया करते थे। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सा बताएं, और जब कंपनी स्टार्ट हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, आप पुराने लखनऊ में जब जाएंगे, बालागंज कैंपल रोड की तरफ जब आप जाएंगे, 1983 में, खैर हम लोग तो उस समय सिर्फ देख ही रहे थे कि वो काम कैसे कर रहे हैं, हम उनकी बातें अपने घर में सुनते थे। तो 1983 में जो विज़न था वो ये था, आप पुराने लखनऊ को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऐसे तो नहीं ज़मीनें दी जाती थी, लेकिन जो है वो उसके पीछे कंसेप्ट ये था कि जो भी पैसा उनके पास में तैयार है, छोटे से छोटा राशि, जो भी छोटे से छोटी राशि उनकी तैयार है, वो लेके हम किश्तों पे उनको ज़मीन दे देते थे। तो जो उनकी डेली वेजेस होती थी कि उन्होंने दिन भर में 100 रुपये कमाया या 200 रुपये कमाया, तो उसमें से वो आके वीकली अपना जो है वो ईएमआई भर सकते हैं, या फिर वो 15 डेज़ में अपना ईएमआई भर सकते हैं, या मंथली ईएमआई भर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस थे उस समय। और एक कार्ड हुआ करता था जिस पे उनकी ईएमआई जो है वो नोट हो जाती थी और उनको हम पोजीशन दे देते थे। जो उस प्रोजेक्ट का हमारा विज़न था वो ये था कि हम उनको पोजीशन इमीडिएट दे दें
ताकि वो रह सके वहाँ पे। सर जैसे मैंने आपके बारे में जितना जाना है, और आप हालांकि वेल एजुकेटेड हैं, इंजीनियर हैं, आपने अच्छी से अच्छी एजुकेशन लिया हुआ है। आप चाहते तो अच्छे पद पर आप जॉब भी कर सकते थे और अच्छे पोस्ट पे आप इंजीनियर बन के काम भी कर सकते थे, लेकिन आपने वो क्षेत्र छोड़ के आपने अपने फादर के इस प्लान को, इस बिज़नेस को, इस विज़न को आपने ग्रो करने के लिए ठाना और इस पे काम कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैडम, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी जॉब नहीं करी। मैं आप लोग के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मैंने इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया और उसके बाद मैंने जॉब भी करी। जॉब करने का जो मोटिव था वो ये था कि हम कम से कम ये जो नेशनल और इंटरनेशनल रियल एस्टेट है इसको हम समझ सकें कि ये किस तरह चलता है। सर, कौन सी कंपनी आपने जॉब की और एज अ क्या आपका वहाँ पे क्या रोल था और आपने क्या क्या काम किया वहाँ पे, क्या क्या सीखा आपने? मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के रियल एस्टेट सेक्टर में काम किया है। मैंने शोभा डेवलपर्स एक रियल एस्टेट कंपनी है साउथ की, मैंने उसके लिए काम करा है। तो एक मल्टी ये एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट सेक्टर का ही, और विजन एंड ऑफ द डे यही था कि मैं काम सीख पाऊँ। ठीक है, क्योंकि आज का सिनेरियो और 83 या 1990 के सिनेरियो में बहुत फ़र्क है। ठीक है, आज का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो बहुत तेज़ आगे बढ़ रहा है, जिसमें मार्केटिंग है, सेल्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, प्रमोशंस हैं। तो उन सारी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी था। और विज़न तो आप जानते हैं कि विज़न एक ही था। जो विज़न मेरे फादर ने इस कंपनी को दिया है, हमारी सबकी कोशिश है कि हम उस विज़न को आगे बढ़ा पाएँ, और हम सब लोग उसी विज़न के लिए लगे हैं कि हाँ, जो विज़न हमें, जो काम हमें दिया गया है, हम उसको पूरी ईमानदारी से जो है वो करें। यही हमारा जो है वो विज़न है, ये एक चीज़ है, और यही हमारा मोटो भी है। और इसी पे ख्वाजा डेवलपर्स का जो स्तंभ है वो भी यही है। ख्वाजा डेवलपर्स को इस विश्वास ने 35 साल ड्राइव किया है, 36 साल ड्राइव करा है कि यहाँ जो आपका पैसा जमा हुआ है, जो आपने पैसा यहाँ पे जमा किया है, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने ज़मीन का पैसा जमा करा है तो आपको ज़मीन मिलेगी, ये सुनिश्चित है। जैसा कि आपने बताया कि पहले भी आप जो है लोगों को किस्तों पे प्लॉट दे देते थे, और अभी भी आप बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई डेली वेज वर्कर्स है, उसकी बहुत ज़्यादा अर्निंग इनकम नहीं है और उनको दे देते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ डिफ़ॉल्ट्स भी होते होंगे, कुछ ना कुछ आपको नुकसान भी हुआ होगा, तो आप उसके लिए क्या करते हैं या उसको कैसे कवर करते हैं? देखिए, वो कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज़ गॉट टू फेसेस, हेड्स एंड टेल्स। तो ज़िंदगी के दो पहलू हैं, और अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट किया है तो मुझे लगता है कि अगर कोई परेशान है तो उसने डिफ़ॉल्ट करा है, और ये परेशानी अगर उसके साथ में आई है तो ये परेशानी हमारे साथ में भी आ सकती है। तो हम उसकी परेशानी समझ लें और वो हमारी परेशानी समझ लें। हम तो इसी मोटो पे जो है वो कंपनी को रन कर रहे हैं। एज सच हमने कोई पेनल्टी नहीं रखी है कि अगर आप EMI नहीं पे करते हो तो आपके ऊपर एक मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। नहीं, आप उसको सहूलियत से आराम से पे कर दीजिए, क्योंकि उसके पीछे जो विज़न है हमारा वो सहूलियत ही है। सर, जैसा कि हमने थोड़ा सा यहाँ पे हम आपकी ट्रॉफीज़ वगैरह भी देख रहे हैं, तो ये पता चला है कि आप इसके अलावा और भी काम करते हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए, आप और बाकी जो आपके ब्रदर्स हैं वो और क्या क्या काम करते हैं, आपके ग्रुप की कंपनीज़ में और क्या क्या काम होता है, और आप शायद एक एसोसिएशन के यूपी हेड भी हैं, तो ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएँ। सर, ख्वाजा डेवलपर्स का एक अपना NGO भी है, ठीक है, जिसका नाम है वी हेल्प फाउंडेशन, जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ, एनवायरनमेंट, लेबर प्रोटेक्शन, इन सब से रिलेटेड जो भी काम हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, हम ये करते हैं। और ये हमारा अपना NGO है जिसमें इवन ख्वाजा डेवलपर्स का जितना भी CSR एक्टिविटीज़ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, वो भी हम इसी NGO के माध्यम से करते हैं। जहाँ तक रही बात एसोसिएशन की, ये एसोसिएशन इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन है। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसने इंडस्ट्रीज़ को और ट्रेडर्स को दोनों को ही एक प्लेटफॉर्म पे एक माध्यम दिया है, जिससे वो सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने अपनी परेशानियां रख सकते हैं। तो हम उस एसोसिएशन को चला रहे हैं। जो भी व्यापारी दल के साथ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम माननीय मंत्री जी, माननीय TM साहब, हम उनके सामने ज्ञापन देते हैं, परेशानी रखते हैं, और उनसे जो है वो ये उम्मीद रखते हैं कि व्यापारी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे वो बेहतर से बेहतर सोल्यूशन देंगे। सर, जैसा कि जानते हैं कि अब कोरोना महामारी चल रही है, तो
इस कोरोना महामारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड-19 एक बहुत बड़ा संकट है पूरे विश्व के लिए, और इससे हमें अपने आप को बचाना है। हमने देखा कि 1-2.5 महीने का लॉकडाउन पूरे इंडिया में रहा, इवन विदेश में भी जो है वो एक लंबा लॉकडाउन रहा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो लॉकडाउन को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमारे, अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं, यूपी की बात करूं, तो बहुत सारे एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जो कि हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं और वहाँ पे लॉकडाउन अभी भी है, अभी भी वहाँ सख्ती की जा रही है। तो ये एक ऐसी महामारी है जिससे हमें अपने आप को सेफ़ रखना है, हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। जो ये लॉकडाउन हुआ था, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये कर्फ्यू नहीं था, ये आपको बचाने का एक प्रयास था सरकार का, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश को, पूरी विश्व को बंद किया गया था कि आप घरों से बाहर ना निकलें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। आज जब ये लॉकडाउन खुल गया है तो कहीं कहीं पे देख के बहुत निराशा होती है कि लोग इसको कर्फ्यू समझ रहे हैं, लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, रोड पे बिना मास्क के निकल रहे हैं। शायद उनको ये भ्रम है कि उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये भ्रम हटा दें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, अपने हाथ को साफ़ रखें, हैंड वॉश करते रहें, और इस महामारी में WHO जो भी गाइडलाइंस आपको दे रहा है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हेल्थ के मामले में WHO हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो भी गाइडलाइंस WHO दे रहा है उसको सख्ती के साथ में फॉलो करिए। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश सबको जा रहा है। सर, अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इकोनॉमिकली जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जितने उद्योग हैं वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा लो स्तर पे आ गए, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इससे आपकी कंपनी को कितना मतलब नुकसान हुआ, या फिर क्या आपकी कंपनी को क्या फ़र्क पड़ा? हाँ, क्या फ़र्क पड़ा इतना? रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में अगर आप ओवरऑल बताएं तो क्या फ़र्क क्योंकि पड़ा? आपके भी रियल से और भी कई सारी कंपनियां हैं, तो इस पे रियल एस्टेट पे क्या फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन के? मैडम, ना सिर्फ रियल इस्टेट, लॉकडाउन ने बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं, मतलब मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी व्यापार ऐसे हैं जिनको हिट किया है। आज जो ये 2.5 महीने का लॉकडाउन था जिसमें लोग काम नहीं कर पाए, अर्निंग्स उनकी ज़ीरो थी, लेकिन एक्सपेंसेस तो उतने ही थे। अगर एक फैमिली में 6 लोग हैं तो 6 लोगों के खाने का खर्चा, 6 लोगों के बिजली का खर्चा, जो भी नॉर्मली जो एक्सपेंसेस चल रहे थे वो तो एक्सपेंसेस उसी स्पीड से चले हैं। जो भी सेविंग्स थी लोगों की थोड़ी बहुत, मुझे लगता है कि लॉकडाउन में लोगों ने वो भी खर्चा कर दी हैं। तो एक फाइनेंशियली एक मैं कह सकता हूँ कि एक कठिन समय है ये, और वो कहते हैं कि ट्राई अंटिल यू गेट सक्सेस। तो मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसको भगवान देख रहा है। मेरी सबसे निवेदन है कि आस ना हारें, हिम्मत ना हारें, और खूब मेहनत करते रहें। मुझे लगता है कि ऊपर वाला परमेश्वर जो है वो इसका सबको फल खूब अच्छा देगा, और ये वक्त भी कट जाएगा अगर हम अपनी सावधानी जो है बरतते रहें। ये वक्त भी कट जाएगा, लेकिन ये वक्त इतिहास में ज़रूर लिखा जाएगा, ये ज़रूर कह सकता हूँ। लेकिन भरोसा रखें और हिम्मत ना हारें, खूब मेहनत करें, ऊपर वाला देख रहा है, कहीं से किसी का बुरा नहीं होगा। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी कंपनी के माध्यम से? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, इसको सोच समझकर एक ऐसी कंपनी में लगाएं जहां आपका पैसा सेफ रहे। एक ज़िम्मेदार कंपनी के साथ में लगाएं जो आपके पैसे की वैल्यू रखे, और जिस चीज़ में आपने पैसा लगाया है वो एंड ऑफ द डे आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ऐसी कंपनी के साथ में आप जुड़ें और ज़िंदगी भर जुड़े रहें। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब